चलिए, आप लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक जरूरी सूचना के साथ आप लोगों के पास हम आए हैं। जो ये सूचना बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के संदर्भ में है। बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा और वो चर्चा का अब ऐसी समय आ गया है कि कुछ चंद दिनों में ही बिहार सरकार इस पे नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। जो आए पिछले कुछ दिनों में हमारे सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि जैसी ही हमारी परीक्षा लेने की एजेंसी तय हो जाती है, उस एजेंसी के तय होने के दूसरे दिन ही या उस दिन ही हम आपका लेट का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और आए दिन कल के समाचार पत्रों में अर्थात 9 तारीख के समाचार के पत्रों में हमें यह ज्ञात हुआ विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से कि एजेंसी की टेंडर 17 तारीख को खुलने वाली है। और 17 तारीख को टेंडर जय ही खुलेगी तो हम लोग अनुमान कयास लगा सकते हैं कि उसके नेक्स्ट या 2-3 दिनों के अंदर ही हमारी लेट की नोटिफिकेशन आ जाएगी। उस नोटिफिकेशन पे हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन आएगी तो नोटिफिकेशन हमारे पास सामने होगा। उसके पहले ये स्पष्ट हो चुकी है कि बिहार सरकार हमारे पास 5500 सीट के आसपास नोटिस देने जा रही है, इस पद के लिए लेट लेने जा रही है। हालांकि लेट इस पद से संदर्भित नहीं होगा, लेट एकमात्र पात्रता परीक्षा है। लेट हो जाने के बाद जो इस पात्रता परीक्षा को पास कर जाएंगे, उसके बाद ये 5500 सीटों पे या इससे ज्यादा भी हो सकती है। अभी ये अप्रॉक्स बिहार सरकार के द्वारा स्पष्ट हो चुका है कि उनके पास 5500 की रिक्ति आ चुकी है। हालांकि ये सीट बढ़ भी सकती है और ज्यादा चांस है कि सीट बढ़ेगी ही, क्योंकि पिछले 2008 से आज 2026 इस बीच पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा न कोई भर्ती न कोई परीक्षा हुई है, कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। तो सारे हाई स्कूल से लेकर यहां तक कि सरकार ये इस पर भी विचार कर रही है कि मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में भी लाइब्रेरियन की पद लाई जाए। लेकिन हमारे पास वर्तमान में हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में सीटें आने वाली है और उसी सीट को यहां दिखाई गई है। चलिए आगे इस पे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास इससे संदर्भित लेट से संदर्भित कुछ हमारे पास इसके एग्जामिनेशन से संबंधित जो सीबीटी के माध्यम से पात्रता परीक्षा लेगा वो हमारे पास आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उम्मीदवारों को इसमें एक सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस आपका एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस में लिखित परीक्षा होगी। इस लिखित परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका सामान्य अध्ययन और दूसरा पुस्तकालय विषय से संबंधित होगा, अर्थात पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से संदर्भित कुछ प्रश्न होंगे जिसकी आगे हम विस्तृत चर्चा इस पे करेंगे। जिसमें हमने देखा कि इसमें एक पेपर होंगे जिसका 2 खंड होगा। इसकी 2 खंड में पहला खंड जो होगा लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के लिए होगा, जिसकी अंकों की 100 मतलब 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। और उसमें दूसरा पेपर जो होगा सामान्य ज्ञान के लिए 50 अंकों का पेपर होगा। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं किया गया है, जो एक तरह से देखें तो सबों के लिए बेहतर है, क्योंकि इससे पहले लाइब्रेरी की कोई बिहार में पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। तो यदि निगेटिव मार्किंग होती तो थोड़ा आप लोगों को कष्ट होता, इसलिए सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है और मेरे हिसाब से अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब आगे चलते हैं इसमें, तो हमारे पास एक विस्तृत सिलेबस की चर्चा हम करेंगे कि लाइब्रेरी साइंस में जो हमारा 100 मार्क्स का लाइब्रेरी साइंस होगा उसमें हमारी सिलेबस की क्या क्या सेक्शन है उसको मैंने यूनिट वाइज सेक्शन वाइज बांट के रखा है। और इस यूनिट वाइज सेक्शन वाइज में क्या क्या मुझे पढ़ना है इसकी एक आपको झलक नजर आ रही है, जिसमें हमने यूनिट 1 फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस अर्थात पुस्तकालय विज्ञान की नींव
पुस्तकालय विज्ञान कहाँ से शुरू होती है, पुस्तकालय विज्ञान क्या है। यदि हम अपने किसी भी चीज को शुरू करने जा रहे हैं और हम ये ध्यान देंगे कि हमारी नींव कमजोर होगी तो हम उस पर बहुत आगे तक नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। अर्थात हम पुस्तकालय विज्ञान की पहले नींव को समझेंगे कि पुस्तकालय विज्ञान की नींव क्या है। इसकी विस्तृत जानकारी जब हम आपकी आगे क्लास लूंगा तो इस पे पुस्तकालय विज्ञान की नींव क्या है इस पे विशेष चर्चा करेंगे हम। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो इसका एक पुस्तकालय की सामाजिक और ऐतिहासिक नींव क्या है। जब हम नींव की बात करेंगे तो उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी इतिहास क्या है, मतलब लाइब्रेरी साइंस कहां से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। हालांकि इसको जानने के लिए आप जब बिलिस की कोर्स या लाइब्रेरी संबंधित कोई भी कोर्स किए होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी, लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि हमारे पास जो खासकर बिहार में पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई होती है उसका कोई कहीं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में विशेष उचित व्यवस्था नहीं है। और इसलिए हमारे पास जो भी बच्चे हैं लगभग इसको अन्यथा न ले 80% लोगों के पास डिग्री है, उनके पास कोई फंडामेंटल ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं है, उस फंडामेंटल ज्ञान के साथ ही हम आपको इसकी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। अब उसी के आगे हम बढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय, शैक्षणिक, सार्वजनिक और विशेष पुस्तकालय। मुख्य रूप से पुस्तकालय को यदि हम देखें तो 3 भागों में बांटकर हम देखते हैं इस यूनिट में, जिसमें पहली भाग जो होता है शैक्षणिक। शैक्षणिक मतलब एकेडमी, अर्थात हम जब अपनी बचपन से पढ़ाई शुरू करते हैं शैक्षणिक वहां से समझना शुरू करेंगे कि पहली क्लास से लेकर आप पीएचडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसको हम एक शैक्षणिक रूप मानते हैं। शैक्षणिक मतलब जहां हम पढ़ाई करते हैं उसको शैक्षणिक, और जहां शैक्षणिक व्यवस्था है, पढ़ने की व्यवस्था है, वहां लाइब्रेरी होना जरूरी है और उस लाइब्रेरी को हम शैक्षणिक लाइब्रेरी के रूप में जानते हैं। अब जब लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात कोई जरूरी नहीं है कि हर पढ़ने वाला व्यक्ति एकेडमी में ही हो, अर्थात कोई इंस्टीट्यूशन में हो। कोई वर्किंग व्यक्ति भी होता है, जैसे कोई रिक्शा चला रहा हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, उनको भी पुस्तकालय की जरूरत पड़ती है अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे रिटायर लोग भी होते हैं जो किसी पद से रिटायर होते हैं, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी की उपयोग करते हैं। तो हम उसमें सार्वजनिक लाइब्रेरी को समझेंगे और बिहार में हमारी सार्वजनिक लाइब्रेरी पर विशेष जोर दी जा रही है तो इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे हम। आगे एक बात होती है विशेष पुस्तकालय। विशेष पुस्तकालय मतलब स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी पर हम बात करेंगे कि स्पेशल क्या होता है, इसके नाम में ही बात छिपी हुई है कि स्पेशल अर्थात जो विशेष रूप से बनाई गई लाइब्रेरी है उसको स्पेशल लाइब्रेरी कहते हैं। एग्जाम्पल में यहां 1-2 पुटअप करके हम बतलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल की लाइब्रेरी है, उसको स्पेशल लाइब्रेरी के श्रेणी में रख सकते हैं। सार्वजनिक लाइब्रेरी बनाई गई है, उसमें भी स्पेशल लाइब्रेरी बनाई गई है। जैसे कोई ब्लाइंड है, अंधों की लाइब्रेरी, बहरों की लाइब्रेरी जो ब्रेल लिपि की लाइब्रेरी होती है, उसकी एग्जाम्पल है जैसे अंधों के लिए हमारे भारत सरकार ने मैसूर में एक स्पेशल लाइब्रेरी बनाई गई है जिसे हम अंधों के लिए स्पेशल लाइब्रेरी के रूप में जानते हैं। वैसे ही फिजिकल हैंडीकेप्टेड मतलब शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति हैं उसके लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था की और वो जगह मेरा है देहरादून। भारत में देहरादून में एक स्पेशल लाइब्रेरी बनाई गई है जो फिजिकल हैंडीकेप्टेड रूप में बनाई गई है। वैसे ही बहुत सारी लाइब्रेरी है, कृषि विभाग की लाइब्रेरी, अन्य विभाग की लाइब्रेरी जिसे विशेष लाइब्रेरी के रूप में हम जानते हैं, अर्थात स्पेशल पुस्तकालय के रूप के दर्जा में हम उसको श्रेणी में रख सकते हैं। इस पर भी हम बात विशेष रूप से करेंगे जब इस यूनिट की हम पढ़ाई करेंगे, अर्थात डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, एकेडमी, पब्लिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी। आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ यूजीसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमी लाइब्रेरीज, तो इस पर भी विशेष बात करेंगे। हालांकि इस पे आपकी जो लेट की परीक्षा होगी उसमें यूजीसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमी लाइब्रेरीज की क्वेश्चन कुछ कम होगा, तो इस पे हम विशेष बात ना करते आगे चलेंगे। यदि विशेष रूप से किन्हीं को पढ़ना होगा तो उसको बताएंगे, लेकिन हमें इस बात की ओर ध्यान रखना है कि हमें बेसिक चीजों को ज्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि बेसिक चीजें ही लेट में आएगी। जब आपकी बीपीएससी परीक्षा लेगी उसमें इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछेंगे, उसमें हम बीपीएससी में इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। आगे चलते हैं, जो लाइब्रेरी साइंस का मेन न्यू कहा जाता है, मेन खंभा जो कहा जाता है, वो है मेरा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड देयर इम्प्लीकेशन, अर्थात पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम और उनके निहितार्थ, अर्थात
लाइब्रेरी साइंस यदि कोई पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का पढ़ाई करता है और 5 लॉ से अवगत नहीं है तो समझिए कि उनको पुस्तकालय विज्ञान का भी नहीं मालूम है। अर्थात 5 लॉ को हम यदि अच्छे से जान जाते हैं तब पुस्तकालय विज्ञान का 70% चीजों को हम समझ जाते हैं, क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान की एक सही मायने में न्यू कही जाए तो उसे हम 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से ही जानते हैं। आप जानते भी हैं किसी भी चीज को चलाने के लिए यदि हम उसकी रूल्स को नहीं समझे, नियम को नहीं समझे तो बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में, हंसने के रूप में चलते हैं, घर में हमारी रूल्स बनाई जाती है कि घर में बहनें 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, हर घर की अपनी नियम होते हैं, नहीं निकलेगी। वो रूल्स किसके लिए होती है? और रूल्स आपको बेनिफिट दिलाता है, आपको जीवन में आगे बढ़ाता है, आपको एक अनुशासन दिलाता है, आपकी नियमों को बतलाता है कि आप इसको सही ढंग से कैसे चला सकते हैं। यदि नहीं जिस जगह पे रूल्स है उसका डेवलपमेंट करना मेरे व्यक्तिगत यह है कि वो बहुत आगे तक नहीं जा पाता है। अर्थात पुस्तकालय विज्ञान के 5 लॉज जिस भी लाइब्रेरी में यूज होती है वो लाइब्रेरी बहुत डेवलप होता है और अपने नियम के अनुसार चलता है। तो इस पे भी हम विस्तृत बात करेंगे। अभी इस सिलेबस के बाद इस पे हम विशेष आपकी बात, इसकी चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इंडिया, मतलब कि भारत में पुस्तकालय अधिनियम, भारत में पुस्तकालय अधिनियम क्यों लाना पड़ा, कब लागू हुआ, कैसे हुआ, क्या है अधिनियम, इसके बारे में इस यूनिट में हम लोगों ने इस यूनिट के अंतर्गत हम लोगों ने भारत में पुस्तकालय लेजिस्लेशन के ऊपर बात किया है। इसके लिए भी भारत में बहुत अथक परिश्रम के बाद पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ, जिसमें से हम जहां से खड़ा होकर बात कर रहे हैं, जिसकी पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, तो हमारे बिहार में भी पुस्तकालय अधिनियम 2008 में लागू हो चुकी है। तो इस पे विशेष रूप से हम बात करेंगे। बिहार के विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुई है, जिसमें औसतन अभी मानकर चले तो बहुत सारी परीक्षाओं में कंफ्यूजन बनी रहती है कि कितने राज्यों में अधिनियम लागू हुई। हमारे बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी हैं जिसमें एनवीएस, केवीएस, ये सब की बात की जाए तो उसमें भी हमेशा कंफ्यूजन बरकरार रहता है कि कितने राज्यों में, और ये बहुत हॉटफुल क्वेश्चन है। तो इस पे बात करेंगे कि कब कितने राज्यों में मारना है, क्यों आंसर बदल जाती है, इसकी विस्तृत कोई जानकारी आपको स्पष्ट नहीं बताते हैं कि आखिर इसकी सोर्सेस क्या है, कहां से हम माने कि भारत में कितने राज्यों में अधिनियम लागू हुआ। कोई 19 कहते हैं, कोई 20 कहते हैं, कोई 21, कोई 18। बच्चे कहां से एक जेन्युइन सोर्स को समझे। तो इस पे हम जब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की यूनिट को पढ़ाएंगे तो हम आपको उस सोर्स की ओर लेकर चलेंगे कि हम कहां से इस चीजों को पकड़े। आगे चलते हैं हम। तो इसी में हम बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एक्ट 2008 की भी बात करेंगे। जब हम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पढ़ेंगे तो इसी एक्ट की अभी हमने बात किया जो हमारे बिहार में 2008 में लागू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पे हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर। तो अगले यूनिट में हमारा है बहुत सारी चीजें हैं, विस्तृत आपके पास सिलेबस है। तो एक सिलेबस की आपको वीडियो आपकी दिखाई जाएगी। इसमें हमारा सीसी, डीडीसी, यूडीसी, ये सारी जो चीजें हैं, सूचीकरण के सिद्धांत अर्थात नॉमिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग ACI2, CCC, इन सब की जो बात की गई है ये बहुत विस्तृत सिलेबस है। और विस्तृत सिलेबस को समझने के लिए हम यूनिट बाय यूनिट चर्चा करते जाएंगे, जिसे आगे के क्लासों में हम विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करेंगे। इन सब चीजों से आप अवगत होंगे यदि आपने बिलिस की कोर्स को थोड़ा बहुत भी समझ के पढ़ा होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आपके कंपटीशन के एग्जामों में अर्थात लेट में कोई अलग से सिलेबस बनाई गई है। बिहार सरकार कोई अलग से सिलेबस नहीं देगी, आपके बैचलर डिग्री की कोर्सेज से ही सिलेबस को उठाई गई है। बशर्ते बस इस बात की ध्यान रखना है कि यहां वस्तुनिष्ठ प्रकार का अर्थात इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन आएगी तो आपको उस विषय पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि एकेडमी की क्वालिफिकेशन पास करना बिहार में आसान होता है, खासकर लाइब्रेरी साइंस में, लेकिन आपकी कंपटीशन की जब एग्जाम होगी तो आपके पास इसका गहन नॉलेज नहीं होगा, तब वहां आप बिछड़ जाएंगे।
आगे इस पे बात करते हैं हम लोग। तो उन्हीं सब चीजों को यूनिट बाय यूनिट हमने रखने की कोशिश की है, जिस पे हम लोग पूर्ण रूप से सारी यूनिट को यहां हम खत्म करते हैं। अब यूनिट थर्ड आएगी। यूनिट थर्ड में आपको मुख्य रूप से कंप्यूटर के बारे में जानना है। कंप्यूटर का आज के मॉडर्न लाइब्रेरी में बहुत बड़ा योगदान है। आज यदि हम मॉडर्न लाइब्रेरी को समझेंगे, मॉडर्न लाइब्रेरी हमें बनाना है, अर्थात आधुनिक लाइब्रेरी की संकल्पना करना है, तो हम कंप्यूटर से उसे बिना जोड़े नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमारी एक यूनिट हमारी कंपटीशन के एग्जामों में भी और हमारी बैचलर डिग्री के कोर्स में भी, मास्टर डिग्री में भी, या लाइब्रेरी साइंस को जहां तक हम पढ़ें उसमें कंप्यूटर की एक विशेष यूनिट बनाई गई है, क्योंकि आज इसकी बिना हम पुस्तकालय और सूचना विज्ञान को अधूरा पाते हैं। और आज तो संकल्पना ये हो गई है कि सभी जगह सब आपकी इंफॉर्मेशन की सोर्स से डिजिटल होती जा रही है, और डिजिटल करने के लिए हमें कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इस यूनिट के माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या है, कैसे है, CDS, ISI, सोल, ग्रंथालय, कोहा, ग्रीनस्टोन, ये सब हमारी लाइब्रेरी की सॉफ्टवेयर है। तो विभिन्न लाइब्रेरी की सॉफ्टवेयरों के बारे में हमसे पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। एग्जाम्पल के लिए हम एक उठा के अभी आपको रोचक बनाने के लिए चीजों को समझे तो पूछ देता है कि सोल क्या है, व्हाट इज सोल। तो बहुत लोग सोल यदि नहीं लाइब्रेरी साइंस जानते तो उनको पता ही नहीं होगा कि सोल क्या है। तो हम एक हंसी के तौर पे भी बताते हैं। सोल की एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो आती है सोल जो सॉफ्टवेयर है उसका नेचर क्या है, ओपन है या क्लोज है। तो बच्चे ओपन और क्लोज में बड़ा हर सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज होते हैं। तो हम हंसी के रूप में कहते हैं कि हम लोग सोल ज्यादातर जीवन में कहां सुने हैं, जूतों में सोल सुने हैं। जूता में सोल होता है, और जूता में यदि सोल होता है तो सोल को हम ओपन करेंगे कि क्लोज करेंगे। यदि हमारा सोल ओपन हो जाएगा तो जूता हम नहीं पहन पाएंगे। हालांकि अन्यथा में नहीं ले, इसका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है कि जूता को हम सोल से जोड़ रहे हैं। बस याद करने के तरीका, जब मैं अपने बिगिनिंग टाइम में परीक्षा देता था आज से 10 साल पहले, जब मैं शुरुआती दौर में था, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों पे कष्टमय होता है। तो ऐसी मतलब मैं आपको एक रुझान के लिए बता रहा हूं कि ऐसे तरीके से मैं सॉफ्टवेयर को बताता हूं कि आपकी कंपटीशन में जो क्वेश्चन आती है वो आपके माथे में रहेंगे कि भैया जो जूता का सोल है वो हमेशा क्लोज होगा। अब आप परीक्षा में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सोल देखिएगा, मेरी मजाक वाली वर्ड आएगी ध्यान कि सर ने बोला कि सोल क्लोज होता है। सोल क्लोज होता है मतलब सोल क्लोज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसी तरह आपके सर एक ग्रीन स्टोन ओपन है कि क्लोज है। तो इसमें से भी मैंने एक रोचक चीज को उठा लिया। स्टोन मतलब पत्थर को हम खिड़की पे मारेंगे तो पत्थर से खिड़की टूटेगा, ओपन होगा कि क्लोज होगा, ओपन होगा, स्वाभाविक सी बात है। पत्थर चलाएंगे तो ओपन, तो ग्रीन स्टोन को हम ओपन में लेके चलते हैं। बार बार मैं इस चीजों को इंडिकेट कर रहा हूं कि इसका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, किताबों में ऐसे कहीं नहीं लिखी हुई है। मैं अपने सेंस के आधार पे कि आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो किसी तरह से। बाकी आपको ग्रीन स्टोन की डिटेल्स जानकारी रखनी है। जब विस्तृत उसकी पढ़ाई करेंगे, जब उपयोग करेंगे, तो ग्रीन स्टोन के बारे में बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है। इसकी विस्तृत पढ़ाई करनी है, कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, कैसे इस पर कैटलॉगिंग होती है, कैसे क्लासिफिकेशन होता है, कैसे बुक को इश्यू रिटर्न किया जाता है, इन सब इसके अंतर्गत चीजों को बताई गई है। लेकिन मैं पत्थर वाली बात इसलिए किया क्योंकि हमारी कंपटीशन के एग्जामों में ज्यादातर क्वेश्चन की ये सॉफ्टवेयर का नेचर पूछता है, ओपन और क्लोज की नेचर ज्यादातर पूछता है। तो ओपन और क्लोज के बारे में आसान याद करना है कि जैसे हम भूल जाएंगे कि ग्रीन स्टोन कैसा सॉफ्टवेयर का नेचर क्या है, लेकिन ये कभी नहीं मजाक वाली बात भूलेंगे कि पत्थर से हम मारेंगे तो खिड़की क्या, जैसे स्टोन थोड़ा सा भी ध्यान आपके आया, अरे सर बोले थे पत्थर से मारेंगे तो क्या होगा, ओपन होगा कि क्लोज, तुरंत दिमाग में आएगा ओपन होगा। ग्रीन स्टोन आंख एकदम बंद करके मारिए, क्या, ओपन। कोहा, आज लोग हम अभी जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जाड़े को दिनों में कर रहे हैं, कोहा को कुहा कर दीजिए। हम लोग, आप लोग जनरल चीजों को समझते हैं। कुहा में क्या होता है, कुहा में ओपन होता है कि कुहा हमेशा के लिए होता है। तो इसी से कुहा में हमेशा ओपन होगा, कुहा आएगा तो कुहा में ओपन होगा कि क्लोज होगा, हम आपके सेंस पे छोड़ देते हैं। ये लॉजिकल चीजें मैंने बताया कि ऐसे करके आप चाहिए तो इन चीजों को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ग्रंथालय,
तो इससे जुड़ा हुआ है सब चीजें। इन चीजों को जब हम डिटेल्स में सॉफ्टवेयर को पढ़ाएंगे तो चीजों को बताएंगे कि सॉफ्टवेयर से कौन सी क्वेश्चन आती है और कौन सबसे हॉट सॉफ्टवेयर है, कितनी बार किन सॉफ्टवेयरों को परीक्षा में ज्यादातर पूछी गई है, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। हालांकि मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर को पढ़ना है, यहां को शॉर्ट सॉफ्टवेयर की जानकारी मांगी गई है आपके सिलेबस में। आगे चलते हम लाइब्रेरी नेटवर्क की बात करते हैं। तो लाइब्रेरी में आज के डेट में बहुत सारे नेटवर्क पर भी काम चल रही है, जिसमें से विभिन्न आपके सिलेबस में रखा है। डेलनेट की बात की है, निकनेट की बात की है, और उसी में हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल चीजों को बात की गई है कि क्या है ये सब, किस तरह का आपका नेटवर्क है, इस पे बात करेंगे। डेलनेट हमारी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जानी जाती है। तो विभिन्न विभिन्न शहरों के नाम पे भी हमारी लाइब्रेरी नेटवर्क है। डेलनेट है, कैबिनेट है, मेलनेट है, मुंबई लाइब्रेरी नेटवर्क है। वैसे विभिन्न शहरों के कौन कौन सी लाइब्रेरी नेटवर्क है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक क्लासेस में विस्तृत जानकारी हमको बस अमूमन इस बात की ओर ध्यान देना है कि हम आज आपको एक सिलेबस से रूबरू करा रहे हैं कि क्या सिलेबस में मुझे पढ़ना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की गई है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया सूचना, सिस्टम का मतलब पद्धति। हम लाइब्रेरी साइंस का चयन अपने जीवन में करते हैं, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का, उसी दिन हमें यह ज्ञात हो जानी चाहिए कि हम सूचना बेचने वाले लोग हैं। अर्थात लाइब्रेरी साइंस की कोर्स जो करता है वो फुल्ली रूप से प्रोफेशनल हो जाता है, व्यवसायिक हो जाता है। और व्यवसायिक लोग क्या करते हैं, सामानों को खरीदते हैं और सामानों को बेचते हैं। तो हम तो सामान खरीदने और बेचने वाले नहीं हैं, हम क्या हैं, हम पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। और पुस्तकालय विज्ञान में मेन काम है सूचनाओं का कलेक्शन, सूचनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, और लोगों तक को पहुंचाने के काम को हम क्या कहते हैं, कैसे पहुंचाएं, कैसे अर्थात किस सिस्टम से पहुंचाएं। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना और सिस्टम मतलब पद्धति। सूचना देने की क्या क्या पद्धति है, किसके माध्यम से हम सूचना को अपने भारत में और वर्ल्ड में भी प्राप्त करते हैं, उसके लिए विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसमें हमारी एक इम्प्लीमेंट की बात की गई है। इम्प्लीमेंट हमारी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में काम करती है, जो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने अंदर संबंध अर्थात बांध कर रखती है। अर्थात विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पुस्तकालयों को जोड़ने का काम अर्थात सेंटर का काम, मुख्यालय का काम जो करती है, इंप्लीमेंट करती है, जिसकी संरचना 1988 में हुई और यह पूर्ण रूप से 1991 में काम करना शुरू कर दी। अब कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं कि विभिन्न कंपटीशन के एग्जामों में पूछता है इंप्लीमेंट की स्थापना कब हुई, बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। कोई 98 मारते हैं, 1988 मारते हैं, और कोई 1991 मारते हैं। तो 1998 कब होगी, 1991 कब होगी, वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज डिमांड ऑफ क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस पे उसकी क्वेश्चन लोग बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं। बस देख लिए कि इंप्लीमेंट आया, 1988 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछ दिया कि इंप्लीमेंट वर्किंग कब से शुरू किया, आप मार रहे हैं स्थापना। तो इस पे वैसे ही मेरी निशात है, नाश डॉग है, इंच डॉग है, देसी डॉग है, ऐसी बहुत सारी। एक अंतिम में छोटी सी वर्ड लिखी हुई है एटीसी, अर्थात हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना ही नहीं है, एटीसी में और बहुत सारी चीजें बढ़ सकती है। जैसे हमारे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में भी ईटीसी लिखी हुई है। ईटीसी का तात्पर्य ही है कि और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और भी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत सारा है। उसके बाद चूंकि इंटरनेट तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आज हमारी इंटरनेट के बिना दुनिया अधूरा है। तो फिर पुस्तकालय और सूचना विज्ञान जहां से हमें सूचना प्राप्त होती है, उसमें हम बिना इंटरनेट की कल्पना किए कैसे बात कर सकते हैं। इसीलिए हमें इंटरनेट की पढ़ाई करनी है, वायरस की पढ़ाई करनी है। ये हमारी कंप्यूटर वाली यूनिट हो गई। अर्थात कंप्यूटर क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजों को पढ़ना है, और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करेंगे, उसके बारे में इस यूनिट में विस्तृत से आपकी सिलेबस में चर्चा की गई है। इसी की हिंदी रूपांतरण है, जिनको हिंदी मीडियम में समझना है वो चीजों को देख सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का कि आपका हिंदी में कंप्यूटर बेसिक, ऐसी लाइब्रेरी नेटवर्क की जो अभी चर्चा करें तो वही चीज है। लाइब्रेरी नेटवर्क हिंदी में भी लिखा मिलेगा, डेलनेट का भाई हिंदी भी तो डेलनेट ही होगा, तो ऐसी इंप्लीमेंट का भी हिंदी इंप्लीमेंट ही होगा। तो ऐसी करके आपकी वो सिलेबस को हिंदी में भी आपके लिए ट्रांसलेट कर दी गई है।
हालांकि एक बात बता दें कि लाइब्रेरी साइंस जो है पूर्ण रूपेण हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंपटीशन में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपके लिए बहुत सहज और सरल हो जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम सुनकर डर जाते हैं कि भैया हम तो पुस्तकालय विज्ञान का डिग्री लिए हैं, अब हम इंग्लिश मीडियम में कैसे समझेंगे। उसके लिए मैं हूं, इंग्लिश मीडियम में इतना सरल बना दूंगा और आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश मीडियम में समझना कोई बहुत बात नहीं है। हालांकि उसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते चलेंगे, इसलिए आपके सिलेबस भी मैंने हिंदी और इंग्लिश में बना रखा है। पढ़ाते समय मैं आपको इतना सरल कर दूंगा कि आप हिंदी को छोड़कर इंग्लिश की ओर ही बढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम में लाइब्रेरी साइंस को समझना बड़ी आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हिंदी मीडियम में समझना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताने की कोशिश करता हूं ताकि किन्हीं भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक और आ जाता है यूनिट 4, जिसे हम मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इंस्टीट्यूशंस के नाम से रखा है। अर्थात ये सिलेबस में इस यूनिट का मुख्य कार्य है कि हम लाइब्रेरी में मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन कैसे करते हैं, प्रबंधन करने की विभिन्न विधियों को बताया गया है, विभिन्न चीजों के बारे में उसको चैप्टर वाइज इस यूनिट में समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें से आपकी सबसे पहली है लाइब्रेरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन एंड स्कोप। अर्थात लाइब्रेरी मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या परिचय है, क्या डिफिनेशन है और इसकी स्कोप क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। उसमें ही आगे चलते हैं तो बहुत सारी लाइब्रेरी हमारी बजटिंग सिस्टम को बताई गई है। ये जो कि हमारी इस यूनिट की मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा विभिन्न कंपटीशन के एग्जामों में हमारी बजटिंग सिस्टम से खूब क्वेश्चन पूछता है। हालांकि इस बजटिंग सिस्टम के मेथड में हमारी पीपीबीएस और जीरो बेस बजट की ही बात की गई है। शॉर्ट में सिलेबस में उन्होंने जो सिलेबस बनाया है वो एटीसी की प्रयोग कर दिया है। ये सिलेबस हमारे द्वारा भी है और ये सिलेबस विभिन्न एग्जामिनेशन के आए हुए कंपटीशन केवीएस एनबीएस में जो है उसकी ओरिजिनल कॉपी है। हालांकि कुछ दिनों बाद आपकी बिहार सरकार भी सिलेबस जो देगी इसी सिलेबस पे देगी, पूर्ण रूप से उनका यही सिलेबस होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो जो यूनिट एकाध यूनिट इसमें से यूनिट तो छटेगी नहीं, जो चैप्टर एकाध दो चैप्टर छटेंगे वो चैप्टर को मैं इसमें कंक्लूड कर दूंगा, उस पर विशेष अध्ययन कर ली जाएगी, उस पर विशेष चर्चा उस पर की जाएगी। अभी हम इस चीजों को देखते हैं तो इसमें बहुत सारी हमारी बजटिंग मेथड की बात की गई है, जिसमें हमारी पीपीबीएस और जीरो बेस बजट के अलावे भी कई बजटिंग सिस्टम है जिसपे हम जब पढ़ाई करेंगे विस्तृत रूप से उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो पोस्ट क्रॉप की बात की गई है। पोस्ट क्रॉप एक ऐसी प्रबंधन में एक चैप्टर है, एक ऐसी यूनिक चीज है कि जिसको हम लाइब्रेरी साइंस में ही नहीं पढ़ते हैं। यदि हम किसी भी चीज के मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो पोस्ट क्रॉप के बिना वो मैनेजमेंट अधूरा होता है। एमबीए करने वाले लोग भी पोस्ट क्रॉप की ही पढ़ाई अपनी करते हैं विस्तृत रूप से। मास्टर डिग्री, यदि एक एग्जांपल में मास्टर डिग्री को ले ले हम होम साइंस में, तो होम साइंस के सेमेस्टर 1 में यदि हम पढ़ाई करते हैं, मैनेजमेंट हर जगह पढ़ना है, वहां भी पोस्ट क्रॉप की बात करती है। और वही पोस्ट क्रॉप यहां भी है, वही पोस्ट क्रॉप वहां भी है, जिनके जन्मदाता लूथर गुलिक को माना जाता है। एल ओरविक और लूथर गुलिक साहब थे जो पोस्ट क्रॉप के बारे में बताए हैं। पोस्ट क्रॉप एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम एक किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी पुस्तकालय में बढ़िया प्रबंधन को हम दे सकते हैं पोस्ट क्रॉप के माध्यम से, जिसमें इसकी हर एलिमेंट को हमको पढ़ना है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड लास्ट वन B फॉर बजटिंग। इन 7 एलिमेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि पोस्ट क्रॉप को समझते हैं। नेक्स्ट आगे हमको शॉर्ट के बारे में पढ़ना है। ये शॉर्ट में हम इस चीजों को समझते हैं कि शॉर्ट क्या है। ये पोस्ट क्रॉप जब हम पढ़ाएंगे तो पोस्ट क्रॉप में हम जब इसकी पहली एलिमेंट प्लानिंग की बात करेंगे तो प्लानिंग में हमारा शॉर्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अर्थात किसी भी चीज की प्लानिंग बेहतर करना है तो हम शॉर्ट के माध्यम से अच्छी प्लानिंग को दे सकते हैं। जब इसकी भी हम चर्चा कब करेंगे, जब हम विस्तृत जानकारी करेंगे, विस्तृत पढ़ाई करेंगे, इस चैप्टर का, इस यूनिट पे चर्चा करेंगे तो हम इस पे बात करेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी यूनिट वाइज यूनिट है।
तो हम धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखते जाइए। आपकी एक उसी यूनिट की हिंदी रूपांतरण है। एक हमारे पास नई यूनिट आती है, वो यूनिट है इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विस। इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विस की भी बात की गई है, जिसमें से हमें रेफरेंस सर्विस और रेफरेंस सर्विस, बुक का कैसे हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग कैसे तैयार करते हैं, क्या है एब्स्ट्रैक्ट, बिब्लियोग्राफी क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी इसमें से क्वेश्चन विभिन्न कंपटीशन के एग्जामों में आती है। व्हाट इज ईयर बुक, ईयर बुक क्या है, ईयर बुक कैसे, ईयर बुक का नेचर क्या है, इंसाइक्लोपीडिया क्या है। हालांकि ये चीज पढ़ने वाले बच्चों के लिए न्यू चीज नहीं है, क्योंकि आप जब यहां आए हैं अर्थात कंपटीशन की सिलेबस को देख रहे हैं, तो ऑलरेडी आप क्या है, बैचलर डिग्री एटलीस्ट सब कोई पास है। हालांकि इसमें बहुत सारे मास्टर डिग्री भी होंगे, यूजीसी नेट भी होंगे, पीएचडी भी होंगे, उनके लिए और सरल है। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आप जब अपनी बैचलर की पढ़ाई करते हैं तो वहां पे इन सब चीजों को बताया जाता है। आपको रेफरेंस सोर्सेस में आपको कैटेगरी में किया गया है, बांधा गया है कैटेगरी, 3 प्रकार की कैटेगरी को इंफॉर्मेशन सोर्सेस को बांधा गया है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्टियरी अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोते जो है हमारी इंफॉर्मेशन की स्रोत है, सोर्सेस है। ठीक है, अब आगे इसी पे हर चीजों को इसमें हमको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है कि सूचना की सोर्स मतलब कि सोर्सेस, स्रोत क्या है, सर्विस मतलब सेवा, मतलब स्रोत और सेवाएं, सूचना के स्रोत और सेवा के बारे में कि सूचना का स्रोत क्या है और हम उसको कैसे प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड कराना दैट मींस कि कैसे हम सर्विस देते हैं। अब जाते हैं किसी होटल वगैरह में, ढेर लोग समझ नहीं पाते हैं कि सोर्सेस एंड सर्विस क्या लिखा हुआ है। सर्विस का मतलब हुआ कि हम कैसे उन चीजों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को हम सर्विस देना कहते हैं। ठीक है, आगे हमारी है उसी यूनिट की कुछ चैप्टर्स है, उसके बारे में हमको जानना है। अब आगे चल के हमारे पास है लाइब्रेरी यूजर्स, अर्थात पुस्तकालय के उपयोग करने वाले कौन है, लाइब्रेरी यूजर्स कौन है। ठीक है, तो इन सब चीजों को कि लाइब्रेरी यूजर्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या लाइब्रेरी यूजर्स को करना चाहिए, कौन सी मेथड अपनाना चाहिए जो उसको लाइब्रेरी को यूज करने के लिए आसान हो जाए, अर्थात लाइब्रेरी उपयोग कैसे करेंगे, लाइब्रेरी उपयोगकर्ता कौन है, इन सब चीजों की इसमें डिटेल्स में चर्चा की गई है विभिन्न चैप्टरों के माध्यम से। जब हम इसके डिटेल्स पढ़ाई करेंगे तो हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, सर्वे और परफॉर्मा मेथड, इस सब चीजों के बारे में हम लोग इस पे जानकारी करेंगे। नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं तो इन सब चीजों को शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश किया कि आपकी सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। अब एक चूंकि क्लासेस वहां सिलेबस के बारे में मैंने रूबरू कराया, उसमें हमें एक चीज को कॉमन रूप में उठा के चलता हूं ताकि आप लोग सब कोई कोर्स किए हैं उस चीजों को समझेंगे कि मेरे पास चैप्टर बनाया था ना, हमारे पास एक आपका डेमो के लिए मतलब आपको समझने के लिए एक बेसिक चीजों को फाइव लॉज के बारे में हमने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जहां से हमारी लाइब्रेरी साइंस शुरू होती है। तो